हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12th को आगे बढ़ाते हैं चैप्टर 5 के साथ। पिछले पार्ट में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ को पार्ट 1 में हमने देखा था कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। पहले तो हमने समझा था कि एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, और अलग अलग एक्टिविटी को हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज से डील करेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से बेसिक प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। हंटिंग क्या है, गैदरिंग क्या है, ठीक है, किस रीजन्स में हंटिंग ज़्यादा लोग करते हैं, मतलब करते थे, अब तो कर कम हो गया है। गैदरिंग क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या थे, ठीक है, कि गैदरिंग क्यों सस्टेनेबल नहीं हो सकती है, वर्ल्ड वाइड लेवल पर गैदरिंग क्यों नहीं चल सकती है, किस तरीके से वो आज की डेट में जो सिंथेटिक मटेरियल्स और या कह सकते हैं सिंथेटिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, उससे किस तरीके से उसको कंपटीशन मिल रहा है। फिर हमने थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में देखा कि किस तरीके से सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, और ये सब कुछ देखा। ठीक है, तो चलिए आज इसी में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने, मैं फिर बोलूँगा, कोर्स एनरोल, प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, कोर्स एनरोल कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स और क्विज आपको बहुत जल्द वहाँ पर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो जरूर कोर्स एनरोल कर लीजिए। और ये वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ नोटिफिकेशन ना मिस हो, इसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन पार्ट 2 के साथ, चैप्टर 5। तो आज हमें स्टार्ट करना है प्लांटेशन एग्रीकल्चर से। ठीक है, कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है। पिछली बार हमने यहाँ पर छोड़ा था, इसके आगे हम देख लेते हैं क्या चीज़ है। द यूरोपियंस कॉलोनाइज्ड मैनी पार्ट्स इन द वर्ल्ड। यूरोपियंस ने बहुत ज़्यादा जगहों को क्या बनाया, अपनी कॉलोनी बनाया। ठीक है, एंड दे इंट्रोड्यूस्ड सम अदर फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। कुछ अदर फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर उन्होंने वहां पर इंट्रोड्यूस किया, जिसको बोला गया प्लांटेशन। ठीक है, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर बेसिकली क्या था, दैट वाज प्रॉफिट ओरिएंटेड। ठीक है, पहली बात तो है प्रॉफिट ओरिएंटेड था, और दूसरी बात है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन था वहां पर। ठीक है, तो आइए प्लांटेशन एग्रीकल्चर को देखते हैं डिटेल में क्या है ये चीज। प्लांटेशन एग्रीकल्चर एज मेंशन्ड अबव वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियंस। ध्यान रखिएगा, यूरोपियंस ने जो अपनी कॉलोनीज बनाई थी वहां पर इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, प्लांटेशन एग्रीकल्चर को। ठीक है, और वो भी मेनली कहां पर थी, जो ट्रॉपिकल रीजन में थी। कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स जो है वो है जैसे कि टी है, कॉफी, कोको, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनानाज एंड पाइनएप्पल्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो इस टाइप की फार्मिंग के हैं, दे आर योर लार्ज एस्टेट्स और प्लांटेशन। मतलब काफी बड़ी जगह में ये जो एग्रीकल्चर, जो इस तरीके का एग्रीकल्चर है, वो काफी बड़ी जगह में करा जाता है और उसको बोला जाता है एस्टेट। ठीक है, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है। मैनेजेरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन लगता है इसमें। सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, यानी कि आप ये नहीं होगा कि अलग अलग क्रॉप नहीं उगाएंगे इसमें, एक एस्टेट में आप एक ही क्रॉप उगाएंगे। ठीक है, चीप लेबर आपको चाहिए, क्योंकि ज्यादा काम होगा तो लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, और जितनी चीप लेबर आपको मिलेगी उतना आपका ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि कॉस्ट में कमी आएगी। ठीक है, एंड गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच लिंक्स द एस्टेट टू द फैक्ट्रीज एंड मार्केट्स फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्योंकि आप एस्टेट्स में चीजों को उगाएंगे तो वहां से उनको आपको फैक्ट्रीज और मार्केट्स में भी लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, गुड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज ने कहां कहां पर ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो थे वो स्टैब्लिश किए हैं। फ्रेंच ने स्टैब्लिश किए थे कोको और कॉफी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, ब्रिटिश ने सेटअप किए थे लार्ज टी गार्डन्स इन इंडिया एंड श्रीलंका, रबर प्लांटेशंस इन मलेशिया एंड शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशंस इन वेस्ट इंडीज। ठीक है, स्पेनिश और अमेरिकन ने हेवीली इन्वेस्ट किया था किस चीज पे, देखिए कोकोनट और शुगर केन प्लांटेशंस पे इन द फिलीपींस। ठीक है, डच वंस हैड मोनोपोली ओवर शुगर केन प्लांटेशन इन इंडोनेशिया। सम कॉफी फैजनार्ड्स, दैट इज लार्ज प्लांटेशन इन ब्राजील, आर स्टिल मैनेज्ड बाय द यूरोपियंस। तो आज की डेट में भी ब्राजील आपको जैसे पता है कि इट्स अ साउथ अमेरिकन कंट्री, लेकिन वहां पर आज भी कुछ कुछ जो टी प्लांटेशंस हैं, उनको जो टी गार्डन्स हैं बड़े बड़े, कॉफी फैजनार्ड्स, जिनको कॉफी लार्ज प्लांटेशंस बोला गया है ब्राजील में, वो आज भी यूरोपियंस द्वारा मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, और टुडे ओनरशिप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द प्लांटेशंस हैज पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट और द नेशनल्स ऑफ द कंट्रीज कंसर्न। यानी कि जिस देश में वो है, वो उनका जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांटेशंस जो है वो गवर्नमेंट को या वहां के नेशनल्स को हवाले कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला टाइप का, दैट इज एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। ये क्या चीज है, देखिए कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द सेमी एरिड लैंड्स ऑफ द मिड लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये जगह कहां पर है ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। एक छोटा सा, मतलब एक पेज में आप इसको, या एक अपनी नोटबुक में जहां पर भी आप नोट डाउन कर रहे हैं चीजों को, वहां पर आप क्या कीजिए, मैं आपको नोट्स बनाने का तरीका बताऊं
कि जैसे आपने ये एग्रीकल्चर का नाम लिखा, ठीक है, ये वाला आपने कल्टीवेशन का नाम लिखा कि एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, इसके नीचे आपने एरिया लिख दिया इसका कि कहां पर पाया जाएगा ये, कि आपने जैसे इसमें लिख दिया कि सिंपल इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेमी एरिड लैंड्स ऑफ द मिड लैटिट्यूड। बस इतना से अगर आप लिख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। फिर उसमें आप ये लिख दीजिए कि कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं, जैसे कि यहां पर लिखा गया देखिए व्हीट इज द प्रिंसिपल क्रॉप, दो अदर क्रॉप्स लाइक कॉर्न, बार्ले, ओट्स एंड राई आर ऑल्सो ग्रोन। तो आप यहां पर लिख सकते हैं व्हीट, कॉर्न, बार्ले, ओट्स, राई, और व्हीट में आप ऐसे करके एक गोला करें, ठीक है, और उसमें लिख दे मेजर क्रॉप या प्रिंसिपल क्रॉप। तो इस तरीके से शॉर्ट में नोट्स बनाना भी सीखिए आप साथ साथ, ठीक है। कभी अगर होगा तो मैं आप लोगों के लिए एक सेशन इस तरीके का कुछ करके, या फिर मैं देखूंगा अगर कोई सैंपल आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा पाया इस तरीके का, तो बताइएगा अगर आप लोगों को इस तरीके की कोई जरूरत महसूस होती है कि शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। अगर होगा तो मैं एक जनरल वीडियो इसका बना के वो भी आप लोगों को जरूर दे दूंगा। लेकिन आप लोग पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस चीज की डिमांड कितनी है, आप लोगों को आता है या नहीं आता है, ये चीज नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, इस केस में क्या होता है, द साइज ऑफ द फार्म इज वेरी लार्ज, देयरफॉर एंटायर ऑपरेशंस ऑफ कल्टीवेशन फ्रॉम प्लोइंग टू हार्वेस्टिंग आर मैकेनाइज्ड। ध्यान रखिएगा, साइज जो है ये बेसिकली अब एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया इसका, ठीक है। जैसे ये क्रॉप का नाम, ये आपका कल्टीवेशन का नाम हो गया, ये किस एरिया में पाई जाती है, ये कौन सी इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप्स हैं, और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि साइज ऑफ द फार्म जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए जो एंटायर ऑपरेशन है जैसे कि कल्टीवेशन से लेकर प्लॉइंग, हार्वेस्टिंग, ये सारा का सारा मशीन से किया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, इसको मैं यहां पर हाईलाइट करता हूं, देयर इज लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने इस तरीके की बात एक पिछले वाले पार्ट में भी की थी, ठीक है, हमने एक जगह पर बात की थी, तो आप वहीं से इसको समझ के अगर आपको वो चीज समझ में आ गई है, या तो वहां से अगर समझ में आ गई है, तो आप मेरे को इस चीज का जवाब बताइएगा कि इस केस में लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन क्यों है। यहां पर भी पूछा गया है व्हाई डज दिस हैपन, और मैं भी आपका इससे जवाब चाह रहा हूं कि आप मुझे ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। चलिए, कंबाइंड क्रूज आर कैपेबल ऑफ हार्वेस्टिंग ग्रेन्स ओवर मेनी हेक्टेयर्स इन अ सिंगल डे, ठीक है। चलिए, कंबाइंड क्रूज का मतलब है कि जो अलग अलग मशीनों में लोग काम कर रहे होंगे वो उनको कंबाइंड क्रू कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किस रीजन में है, देखिए वो तो रीजन आपको जनरल बताया गया था, यहां पर उसकी स्पेसिफिक कंट्रीज आपको बताई गई हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज बेस्ट डेवलप्ड इन द यूरेशियन स्टेपीज, कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना, वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स एंड द कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मिक्स फार्मिंग की तरफ। देखिए चैप्टर बहुत ज्यादा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की समझ में अगर आ गई है, ठीक है, अगर आपको, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी मैं आपको बताऊंगा एक बार, मैं दोबारा अपनी बात को रिट्रेट कर रहा हूं कि फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो सबसे ज्यादा टफ मानी जाती है पूरी की पूरी ज्योग्राफी डोमेन में, ठीक है। अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी समझ में आ गई है, उस कोर्स के थ्रू अगर आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि किस तरीके से ज्योग्राफी है, तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह बहुत ज्यादा कठिन नहीं होने वाली है, ठीक है। इसलिए हम ज्यादा इस पे, फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि हम कोई ढील नहीं छोड़ रहे हैं, हम लाइन टू लाइन चीजों को कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको चीजें कैसी लग रही हैं, प्लीज अपना फीडबैक जरूर बताते रहिए कि आपको चीजें किस तरीके से पसंद आ रही हैं, क्योंकि क्लास 11th में लोगों ने हमारे साथ काफी प्यार बांटा है, ठीक है। तो क्लास 12th में भी मैं आपसे वही उम्मीद चाहता हूं कि वैसा ही हो। लेकिन अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या अगर हमसे किसी चीज को लेकर अगर आप नाराज हैं, या कह सकते हैं कि आपको हमारी कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जरूर आप लोगों के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, हर संभव कोशिश की जाएगी चीजों को इंप्रूव करने की और उसको बेटर बनाने की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिक्स फार्मिंग देखते हैं क्या है। दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड इन दी हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हाईली डेवलप्ड पार्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया एंड द टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। ये ऊपर जो मैप दिया गया है 5.14, यहां पर नहीं है, अगले पेज पे है, सॉरी, 5.14। देखिए यहां पर ये रीजन्स बताए गए हैं, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका का रीजन है, ये साउथ अमेरिका में रीजन है, ये आपका साउथ अफ्रीका का रीजन है, ये यूरेशिया का रीजन है, ठीक है। ये आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिक्स्ड फार्म में क्या होता है, साइज जो होता है फार्म का वो मॉडरेट होता है, ठीक है। एंड यूजुअली द क्रॉप्स एसोसिएटेड विद आर व्हीट, बार्ले, ओट, राई, मेज, फॉडर एंड रूट क्रॉप्स, ठीक है। Fodder crops are an important component of mixed farming, ठीक। Crop rotation and intercropping play an important role in maintaining soil fertility, ठीक है। क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग के बीच में आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि दो क्रॉप को उगाया जा रहा है एक ही फील्ड पे, लेकिन अलग अलग सीजन में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सीजन अलग अलग होगा। सपोज करिए आपने इस सीजन में एक क्रॉप उगाया, अगले सीजन में आप उस क्रॉप की कटाई करने के बाद आप दूसरी सीजन में दूसरी क्रॉप उगाएंगे, दैट इज नोन एज क्रॉप रोटेशन, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है
कि आप एक ही जगह पे, ठीक है, आप एक ही फील्ड में अलग अलग लाइन बना के, सपोज करिए यहां पर आपने क्रॉप 1 उगाई है, दिस इज योर क्रॉप 2, दिस इज योर क्रॉप 1, मतलब जैसे आपने ये 3 है तो ये जो अलग कलर से मैं दिखा रहा हूं ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये जो ब्लू वाली हो गई ये आपकी 1 क्रॉप, एक क्रॉप हो गई, ये बीच में जो रेड वाली है दिस इज योर अनदर क्रॉप, ठीक है। तो इस तरीके की जो अगर आप मतलब लाइन टू लाइन में अगर आप अलग अलग क्रॉप उगा रहे हैं, दिस इज नोन एज इंटर क्रॉपिंग, ठीक है। और क्रॉप रोटेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि एक ही जगह पे सेम क्रॉप, अलग अलग क्रॉप उगाई जाएगी अलग अलग सीजन में, ठीक है, दैट इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। तो इसके बीच में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इक्वल एम्फोसिस इज लेड ऑन क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। क्रॉप कल्टीवेशन और एनिमल हस्बेंड्री भी साथ साथ की जाती है। एनिमल्स लाइक कैटल, शीप, पिग एंड पोल्ट्री प्रोवाइड द मेन इनकम अलॉन्ग विद द क्रॉप्स, ठीक है। तो मिक्स फार्मिंग में ये भी चीज है कि क्रॉप्स इंटरक्रॉपिंग की जाती है, क्रॉप रोटेशन किया जाता है, और साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री को भी साथ में रखा जाता है, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग के कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फार्म मशीनरी। फार्म मशीनरी में आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, और बिल्डिंग के ऊपर भी। केमिकल फर्टिलाइजर का भी एक्सटेंसिव यूज होता है, और ग्रीन मैन्योर्स का भी यूज होता है, एंड ऑल्सो बाय द स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ द फार्मर्स। तो इन सब चीजों में आप कह सकते हैं कि पैसे की ज्यादा इसमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगले टाइप का, दैट इज नोन एज योर डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को पता भी है वर्ड से ही डेयरी फार्मिंग का मतलब क्या है। डेयरी इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग ऑफ मिल्च एनिमल्स। मिल्च एनिमल्स का मतलब होता है वो एनिमल्स जो दूध देते हैं, ठीक है। मिल्क गिविंग एनिमल्स को बोला जाता है मिल्च एनिमल्स, ठीक है। हाईली कैपिटल इंटेंसिव है। एनिमल शेड्स, स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर फॉडर, फीडिंग एंड मिल्चिंग मशीन्स एड टू द कॉस्ट ऑफ द डेयरी फार्मिंग। ये सब चीजें भी जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है, क्योंकि एनिमल शेड्स, एनिमल रखने के लिए आपको शेड चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए फॉडर के लिए, उनको फीड कराने के लिए, मिल्च कराने के लिए मशीन्स चाहिए, ठीक है। तो उन सब में क्या होगा कि कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। स्पेशल एम्फोसिस दिया जाता है ऑन कैटल ब्रीडिंग, हेल्थ केयर एंड वेटनरी सर्विसेज, क्योंकि इतनी सारी आपके पास कैटल्स होंगी तो उनकी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। कभी किसी की हेल्थ अगर खराब हो जाती है तो आपको उनके लिए वेटनरी सर्विसेज, वेटनरी सुविधाओं को भी सही रखना है। तो इन सब में भी पैसा खर्च होता है, ठीक है। हाईली लेबर इंटेंसिव है ये भी, एज इट इन्वॉल्व्स रिगोरियस केयर इन फीडिंग एंड मिल्चिंग, क्योंकि इसमें भी आपको फीडिंग के लिए भी और मिल्चिंग के लिए भी आपको लेबर की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए भी ये क्या है कि लेबर इंटेंसिव प्रैक्टिस है। देयर इज नो ऑफ सीजन ड्यूरिंग द ईयर एज इन द केस ऑफ क्रॉप रेजिंग। अब देखिए क्रॉप उगाने में क्या होता है कि आपने एक बार क्रॉप उगा दी तो जब तक वो क्रॉप, एक तरीके से आप कहेंगे कि फसल पूरी तरीके से नहीं तैयार हो जाती है तो उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, सिर्फ सिंचाई वगैरह का काम होता है, इरिगेशन वगैरह का काम होता है, बीच बीच में थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर्स वगैरह डालने पड़ते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें से वीड वगैरह हटाने पड़ता है, ये सब चीजें करनी पड़ती है। अदरवाइज उसमें बहुत ज्यादा इतना रिगोरियस काम नहीं होता है। लेकिन ये जो डेयरी फार्मिंग है इसमें डेली का काम है और ये बड़ा रिगोरियस है, ठीक है। तो ये एक तरीके से, इस तरीके से ये अलग है और तरीके के प्लांटेशन या और तरीके की फार्मिंग से, ठीक है। अगला देखते हैं, इट इज प्रैक्टिस्ड मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर विच प्रोवाइड नेबरहुड मार्केट फॉर फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। कहां पर होता है जनरली, वहां पर प्रैक्टिस किया जाता है जो अर्बन यानी कि शहरी इलाकों और इंडस्ट्रियल सेंटर्स के पास जगह है, ताकि वहां पर नेबरहुड में ही फ्रेश मिल्क के लिए और डेयरी प्रोडक्ट के लिए मार्केट अवेलेबल हो, ठीक है। Development of transportation, refrigeration, pasteurization and other preservation processes have increased the duration of storage of various dairy products. ठीक है, कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में भी इस तरीके का होता है कि चिलर्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेशन है, पास्चराइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें मिल्क वगैरह को जनरली क्या होता है कि एक हाई टेम्परेचर पे गर्म करके उस पर होल्ड करके एक प्रोसेस होती है जिससे इसकी थोड़ा सा शेल्फ लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और कुछ अदर तरीके की प्रिजर्वेशन प्रोसेसेस है, उन सबको यूज करने से क्या हुआ है कि इनका जो ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज है, यानी कि लंबे समय तक आप इन डेयरी प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब कहां पर ये जनरली होती है, देयर आर 3 मेन रीजन्स ऑफ कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग। कहां पर है, द लार्जेस्ट इज इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, सेकंड है कनाडा में, और थर्ड बेल्ट है आपका साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर क्या है। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर नाम से आपको पता लग रहा है जगह कहां पर होगा, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के पास। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज हाईली स्पेशलाइज्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। पहली बात तो हाईली स्पेशलाइज्ड है और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है। इट इज प्रैक्टिस्ड इन द कंट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, इन यूरोप एंड इन नॉर्थ अफ्रीका फ्रॉम टूनिशिया टू अटलांटिक कोस्ट, सदर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ ही नहीं होता है, लेकिन और जगह पे भी है, ठीक है। जैसे नॉर्थ अफ्रीका में कहां पर है,
अमेरिका में कहाँ पर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। और दिस रीजन इज इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, ये सिट्रस फ्रूट्स की जो है सप्लाई उसको ज़्यादा करता है, इंपॉर्टेंट सप्लायर है ये, ठीक है। अगला आ जाता है विटिकल्चर। विटिकल्चर का मतलब है ग्रेप कल्टीवेशन, अंगूर की खेती, ठीक है। इज ए स्पेशलिटी ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन की एक स्पेशलिटी है। बेस्ट क्वालिटी वाइन्स इन द वर्ल्ड विद डिस्टिंक्टिव फ्लेवर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाई क्वालिटी ग्रेप्स इन वेरियस कंट्रीज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। तो जो बेस्ट क्वालिटी की वाइन्स है ऑफ द वर्ल्ड विद डिस्टिंक्टिव फ्लेवर, मतलब अलग अलग टाइप के फ्लेवर की, वो हाई क्वालिटी ग्रेप से बनती है इन द वेरियस कंट्रीज ऑफ दिस रीजन, यानी कि मेडिटेरेनियन रीजन में, ठीक है। इंफीरियर क्वालिटी के जो ग्रेप्स होते हैं, इंफीरियर ग्रेप्स आर ड्राइड इनटू रेजिन्स एंड करंट्स, ठीक है। आपने एक करंट का नाम सुना होगा। रेजिन्स और करंट्स में बेसिकली थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस ये है कि रेजिन्स जो है वो थोड़ा सा मीठे से होते हैं, ठीक है, और करंट्स थोड़ा सा टार्ट होते हैं, मतलब थोड़ा सा सार होते हैं कह सकते हैं आप, ठीक है। सार मतलब पता है वो खट्टे होते हैं हल्के से, जैसे आपने नाम सुना होगा ब्लैक करंट, ठीक है, तो वही चीज है ये। दिस रीजन ऑल्सो प्रोड्यूसेस ऑलिव्स एंड फिग्स, ठीक है। ऑलिव्स आपको पता ही है, फिग्स होते हैं अंजीर, ठीक है। ये इस रीजन में ये चीजें भी उगती हैं। द एडवांटेज ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज दैट मोर वैल्यूएबल क्रॉप सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर ग्रोन इन विंटर्स, ठीक है। जब इन चीजों की यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में ज्यादा डिमांड होती है तब यहां पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उगता है। तो बेसिकली अब आप कह सकते हैं कि जब डिमांड ज्यादा है तभी इनके पास क्रॉपिंग भी हो रही है, तो इनको अच्छा पैसा मिल जाता है, इसीलिए ये हाईली स्पेशलाइज्ड और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। ये क्या है? मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर स्पेशलाइज इन द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, सोनली फॉर द अर्बन मार्केट, सिर्फ अर्बन मार्केट के लिए चीजें यहां पर उगाई जाती हैं। फार्म्स जो है वो स्मॉल है एंड आर लोकेटेड वेयर देयर आर गुड ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स विद द अर्बन सेंटर वेयर हाई इनकम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स इज लोकेटेड, ठीक है। कहां पर होते हैं? जहां पर मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होगी, जिसमें अर्बन सेंटर के साथ जहां पर लोग जो है खरीदार, मतलब आप कह सकते हैं कि मार्केट अच्छा होगा ताकि चीजें जो है वो अच्छे दाम पे बिक सकेंगी। बोथ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव है एंड लेज एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ इरिगेशन, HYV सीड्स, दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रीन हाउसेज एंड आर्टिफिशियल हीटिंग इन द कोल्डर रीजन्स, ये सारी की सारी चीजें इसकी रिक्वायरमेंट है। This type of agriculture is well developed in the densely populated industrial districts of Northwest Europe, Northeastern United States of America and the Mediterranean regions, ठीक है। Netherlands specializes in growing flowers and horticultural crops, especially tulips, which are flown to all major cities of Europe, ठीक है। अब इसी में जो मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर है इसी के अंदर, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि यहां पर क्या क्या उगाया जाता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसा रीजन जहां पर फार्मर्स जो है दे स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली, उसको बोला जाता है ट्रक फार्मिंग, ठीक है। अभी नाम थोड़ा सा अजीब है सुनने में, कॉमेडी सा लगता है लेकिन सही है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ ट्रक फार्म्स फ्रॉम द मार्केट इज गवर्न्ड बाय द डिस्टेंस दैट द ट्रक कैन कवर ओवरनाइट, यानी कि एक रात में ट्रक कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, वही डिस्टेंस गवर्न करता है कि ट्रक फार्म की डिस्टेंस क्या होगी मार्केट से, ठीक है। और वहीं से ये नाम आया है ट्रक फार्मिंग, ठीक है। चलिए अगला है, इन एडिशन टू मार्केट गार्डनिंग अ मॉडर्न डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इज फैक्ट्री फार्मिंग। एक चीज और होती है फैक्ट्री फार्मिंग, ठीक है। लाइव स्टॉक की बात हम करें, लाइव स्टॉक इज पर्टिकुलरली पोल्ट्री, ठीक है, एंड कैटल रियरिंग इज डन इन स्टॉल्स एंड पेन्स फेड ऑन मैन्युफैक्चर्ड फीड स्टफ एंड केयरफुली सुपरवाइज्ड अगेंस्ट डिजीजेस। This requires heavy capital investment in terms of building machinery for various operations, veterinary services and heating and lighting, ठीक है। One of the important feature of poultry farming and cattle rearing ये है, that is breed selection and scientific breeding। ये चीजें हम पीछे भी देख चुके हैं एनिमल हस्बेंड्री के केस में, तो वही चीजें हैं सारी requirements, ठीक है। This type of farming can also be categorized according to the farming organization। Types of farming जो है वो categorize की जा सकती है according to the farming organization भी, ठीक है। Farming organization is affected by the way in which farmers own their farms and various policies of the government which help to run these farms। इसमें पहला आ जाता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। क्या है ये? ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है, बाय पूलिंग इन देयर रिसोर्सेज वॉलंटरीली फॉर मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग, यानी कि वो अपने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको पूल करते हैं। मतलब पूल करना मतलब आप कह सकते हैं कि एक साथ लाते हैं। पूल तो वैसे भी आजकल आप लोगों को पता है कि कैब के केस में आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पूल राइड जो होती है, ठीक है, जो शेयर राइड जिसको बोलते हैं, तो वहां से आप इस वर्ड को समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने अपने रिसोर्सेज जो है उनको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वॉलंटरीली शेयर करते हैं मोर एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल फार्मिंग के लिए, ठीक है। इंडिविजुअल फार्म्स जो है वो रिमेन इंटैक्ट एंड फार्मिंग इज अ मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव।
कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो फार्मर्स को हेल्प करती हैं टू प्रोक्योर ऑल इंपॉर्टेंट इनपुट्स ऑफ द फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग के लिए उनको जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है, जो इनपुट्स है, जैसे कि आपका सीड्स आपको चाहिए, ठीक है, आपको फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता है, आपको पेस्टिसाइड्स के वगैरह की आवश्यकता है, तो उन सब चीजों का जो प्रोक्योरमेंट है वो कौन करेगा? उनकी खरीदारी कौन करेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। और जो उनका प्रोडक्ट है उसको भी मार्केट में अच्छे दामों में बेचने के लिए उसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प करती है। एंड हेल्प इन प्रोसेसिंग ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीप रेट्स, इस पे भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपना रोल अदा करती है, ठीक है। Cooperative movement originated over a century ago and has been successful in many Western European countries जैसे कि डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्वीडन, इटली एक्सेट्रा, ठीक है। डेनमार्क की अगर हम बात करें तो मूवमेंट हैज बीन सो सक्सेसफुल दैट प्रैक्टिकली एवरी फार्मर इज अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव। वहां पर इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ डेनमार्क में कि हर फार्मर जो है वहां का, हर किसान जो है वो एक कोऑपरेटिव का मेंबर है, ठीक है। अगला इसी में आ जाता है कलेक्टिव फार्मिंग। बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर। वहां पर क्या है कि सोशल ओनरशिप है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका, ठीक है। कलेक्टिव फार्मिंग और द मॉडल ऑफ कॉलकोज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, जो आपका यूएसएसआर था पहले, सोवियत यूनियन, वहां पर यह चीज जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी। क्यों की गई थी? टू इंप्रूव अपॉन द इनएफिशिएंसी ऑफ द प्रीवियस मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है, मतलब अपने लिए। The farmers used to pool in all their resources like the land, livestock and labor. However, they were allowed to retain very small plots to grow crops in order to meet their daily requirement. यानी कि यहां पर भी फार्मर्स क्या होते थे, जैसे यहां पर क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कलेक्टिव फार्मिंग में अंतर क्या है? कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या हो रहा है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जा रही है, लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग में ऐसा नहीं है। कलेक्टिव फार्मिंग में क्या है कि चीजें उसी तरीके से हो रही है कि आप अपने रिसोर्सेस को पूल कर रहे हैं, अपने जैसे लैंड है, लाइव स्टॉक है, लेबर है, इसको आप दे रहे हैं और साथ में आप एक तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन उसमें कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई बाहर का कोई एक, आप कह सकते हैं कि कोई एक सुपरवाइजरी बॉडी नहीं है, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या है कि आपको छोटा हिस्सा लैंड का अपने पास रखने की इजाजत दी जाती है ताकि आप अपने डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए उसमें से चीजें कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट द फार्मिंग। छोटा सा पार्ट है माइनिंग का, वो भी इसी पार्ट में ले लेते हैं हम, इसके लिए अलग से अगला पार्ट में वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए माइनिंग देख लेते हैं क्या है। द डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन मेनी स्टेजेस। जैसे कि कॉपर एज है, ब्रॉन्ज एज है और आयरन एज है, यानी कि हर एज में हमें क्या हो रहा है कि अलग अलग एज में हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, डिस्कवरी हो रही है, ठीक है। द यूज ऑफ मिनरल्स इन एशियंट टाइम्स वाज लार्जली कन्फाइंड टू मेकिंग ऑफ टूल्स, यूटेंसिल्स एंड वेपन्स। यानी कि पुराने जमाने में क्या होता था कि जो मिनरल्स थे उनसे हम सिर्फ क्या बनाते थे? टूल्स, यूटेंसिल्स और वेपन्स। द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग बिगिन विद द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तब से आपका जो डेवलपमेंट है माइनिंग का वो हुआ और वो अभी भी लगातार चल रहा है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं जो माइनिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, वो क्या है देखिए। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस दस डिपेंड ऑन टू मेन फैक्टर्स, ठीक है। पहला है फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि साइज, ग्रेड एंड द मोड ऑफ अकरेंस ऑफ द डिपॉजिट, और दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि डिमांड फॉर द मिनरल, टेक्नोलॉजी अवेलेबल क्या है और क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कैपिटल टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लेबर एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये सारी के सारे जो है इसके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, और से साइज, ग्रेड एंड मोड ऑफ अकरेंस जो है डिपॉजिट का वो उसके फिजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसी में आगे देख लेते हैं मेथड्स ऑफ माइनिंग क्या है। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ अकरेंस एंड द नेचर ऑफ द ओर, माइनिंग जो है वो दो टाइप की होती है। वन इज योर सरफेस माइनिंग और दूसरी है अंडरग्राउंड माइनिंग, ठीक है। सरफेस माइनिंग को बोला जाता है ओपन कास्ट माइनिंग भी, ठीक है। इट इज द इजीएस्ट एंड द चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग मिनरल्स दैट अकर क्लोज टू द सरफेस, ठीक है, जो सरफेस पे क्लोज पाए जाते हैं। जैसे इस तरीके से है, मान लीजिए ये कोई सरफेस है और यहां पर कोई मिनरल आपको मिल रहे हैं, तो आप इसको यहां ऊपर से ही निकाल लेंगे, दैट इज नोन एज एन ओपन कास्ट और स्ट्रिप माइनिंग, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट such as safety precautions and equipment is relatively low in this method and the output is both large and rapid, ठीक है। When the ore lies deep below the surface, अब जो ore है, जो अयस्क है, अयस्क बोलते हैं ना इसको, अयस्क ओर, ठीक है, अगर वो सरफेस में बहुत नीचे है तो उसमें क्या होता है कि अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड को यूज करना पड़ता है, विच इज ऑल्सो नोन एज अ शाफ्ट मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड vertical shafts have to be sunk from where underground galleries radiate to reach the minerals, ठीक है। minerals are extracted and transported to the surface through these passages, जैसे कि इस तरीके से यहां पर दिखाया गया है। ये देखिए यहां पर आपको ये एक आदमी काम करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, कि पहले इस तरीके से ये शाफ्ट बनाई जाती है और इसके अंदर जाके फिर आपको यहां से
मतलब माइन बनाई जाती है और इसके अंदर जाके फिर आप वहां से ओर्स वगैरह जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स स्पेशली डिजाइंड लिफ्ट्स, ड्रिल्स, हॉलेज व्हीकल्स, वेंटिलेशन सिस्टम फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड मटेरियल। ठीक है, ये मेथड थोड़ा सा रिस्की है। पॉइजनस गैसेस, फायर्स, फ्लड्स एंड केविंग इन लीड टू द फेटल एक्सीडेंट। केविंग इन का मतलब है कि जैसे ऊपर से कभी होता है कि कुछ चीजें गिर जाती हैं, मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि आपने माइन बनाई है और उसमें चीजें जो है वो ऊपर से कोई मटेरियल वगैरह है, ओवरहेड से वो गिरता है और वो माइन जो है अंदर ही बंद हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो है वो काफी ज्यादा सुनने को मिलती हैं। ठीक है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो रिट्रीट कर रही हैं फ्रॉम माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यू टू हाई लेबर कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि लेबर कॉस्ट इसमें बहुत ज्यादा है, तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उन्होंने बेसिकली अब माइनिंग और प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग स्टेजेस को बंद कर दिया, मतलब वो अब इससे पीछे हट रहे हैं। ठीक है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जो है जहां पर लार्ज लेबर फोर्स है एंड स्ट्राइविंग फॉर हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट, वहां पर बेसिकली ये चीजें जो है अभी भी चल रही है। Several countries of Africa and few of South America and Asia have over 50% of the earnings from the minerals alone। कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि अफ्रीका है, ठीक है, साउथ अमेरिका के कुछ देश हैं, एशिया के कुछ देश हैं, उनका क्या है कि 50% से ज़्यादा अर्निंग जो है वो मिनरल से ही है। तो उनके लिए माइनिंग करना आप कह सकते हैं कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, वो उसको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ, जरूर उनको बताइए। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का कोर्स जो है वो ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। ठीक है, 10 चैप्टर में से 5 चैप्टर हम इस पार्ट के साथ कवर कर चुके हैं। कोर्स को प्लीज़ जरूर एनरोल कर लीजिए। मैं आपको बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोर्स को जाके वेबसाइट के थ्रू जरूर एनरोल कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको शॉर्ट नोट्स और क्विज जो है वो मिलेंगे। थोड़ा सा डिले हो रहा है, आई नो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मिलेंगे। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए कोर्स को जरूर एनरोल कर लीजिए। कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, जो मैंने एक चीज आप लोगों से और पूछी है कि शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, अगर वो चीज आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिसको भी नहीं पता है वो प्लीज इंडिविजुअल तौर पर अपना नीचे ये चीज भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताए कि इसकी हमें जरूरत है। ठीक है, अगर लोगों की जरूरत होगी तो जरूर उसके पे भी एक वीडियो बनाया जाएगा, या आपको किसी भी तरीके से पीडीएफ के माध्यम से या किसी भी तरीके से वो चीज आपको पहुंचाई जाएगी, आप लोगों को सिखाया जाएगा कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोग हैं तो आप लोगों का एक एक चीज का यहां पर ध्यान रखा जाएगा, छोटी से छोटी चीज का। और ये चीज आप लोग खुद भी महसूस करते होंगे कि जो भी स्टूडेंट है, जो भी है, वो अपना जो भी कमेंट करता है, जिस भी तरीके की बात है वो पूछता है, कोई भी अपना फीडबैक हमसे शेयर करता है, वो चीज का भी हम तुरंत जितनी जल्दी हो सकता है जवाब अपनी तरफ से देते हैं। ठीक है, तो प्लीज इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि हमसे जुड़िए। फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज करिए। ओकुल की कम्युनिटी को बहुत बड़ा बनाएंगे हम लोग और एजुकेशन को एक नए स्तर पे पहुंचाएंगे। ये आपका हमसे, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, और आपका भी हमसे यही वादा होना चाहिए कि आप इस चीज में हमारा बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल हमें सपोर्ट करेंगे, तभी हम लोग सब मिलके एक नए लेवल तक चीजों को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।